तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग आज करने जा रहे हैं सुपर टेट के इंग्लिश का 5वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। आज करने चल रहे हैं 5वां। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाले नहीं देखे हों बाय द वे किसी कारणवश, तो नहीं है फिलहाल। तो जो लोग पहली बार देख रहे हो, जो लोग नए हों, वो लोग पीछे जाके देख लेंगे, बाद में देख लीजिएगा। और जो इसका डिस्कशन किया गया है वो भी देख लीजिएगा। और जो लोग रेगुलर देखते चले आ रहे हैं वो लोग खैर 5वें पर कंसंट्रेट करें। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सेंटेंस में कोई एक एरर है। अगर है तो ढूंढ के बताइए, नहीं तो फिर नो एरर हो जाएगी। तो पहले देख लेते हैं कौन सी एरर इसमें है। तो कहा कि माय ब्रदर इज, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। MBBS डॉक्टर इन इलाहाबाद, मेरा भाई इलाहाबाद में एक MBBS डॉक्टर है। तो ये वाला जो पोर्शन MBBS डॉक्टर, देखिए इस M और इस B, MBBS, जरा इसको पढ़ के देखिए। इसको आप पढ़ते क्या हैं? इसको आप माँ पढ़ते हैं या फिर इसको आप M पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? एक्चुअली हम इसको माँ नहीं पढ़ते, एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं? इसको M पढ़ते हैं। और M का पहला साउंड क्या निकलता? A निकलता। इसलिए इसके पहले हमें क्या लगाना चाहिए? एन लगाना चाहिए। तो ये एक बार और आ चुकी है, 2019 में भी इस तरह की गलती थी। तो MBBS के पहले आ नहीं लगेगा, MBBS के पहले लगेगा एन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह क्या रहा है कि नाइदर यू, देखिए लगा नाइदर और नॉर, और दो सब्जेक्ट कौन है? यू और आई। नाइदर यू नॉर आई परफॉर्म्ड वेल टू अचीव द गोल। ठीक है ना, तो परफॉर्म्ड वेल टू अचीव द गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने वेल परफॉर्म नहीं किया, बढ़िया से परफॉर्म नहीं किया। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि व्हिच इज एन एडवर्ब इन द एबव सेंटेंस। ऊपर के सेंटेंस में एडवर्ब कौन है? तो चलिए आप इस ऊपर वाले सेंटेंस में एडवर्ब ढूंढिए। क्या होगा, कौन होगा एडवर्ब? व्हिच क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ओहो हमने गलत ढूंढ लिया। कहाँ है क्वेश्चन? ये है नीदर यू नॉर आई। तो नीदर नार क्या हुआ? नीदर नार तो भैया हो गया कंजंक्शन हमारा। ठीक, नीदर नार कंजंक्शन है। फिर देखिए यू और आई, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट में क्या है? प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। दो बात हो गई। नीदर नार कंजंक्शन, यू एंड आई प्रोनाउन। तो आगे क्या है? परफॉर्म्ड क्या है? वर्ब है। वेल क्या है? मैनर ऑफ वर्ब है, परफॉर्म करने का ढंग है। ना तो तुम और ना ही मैंने अच्छे से परफॉर्म किया। तो ये परफॉर्म क्या हुआ? मैं वेल क्या हुआ? परफॉर्म का मैनर है, कैसा परफॉर्म किए। और टू अचीव द गोल, ये क्या हो गया? ये पर्पज हो गया। तो जो भी मैनर ऑफ एक्शन होता है, ये क्या है? मैनर ऑफ एक्शन, जो भी कार्य करने का तरीका होता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। और इसी को हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वेल क्या है? वेल ही है जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है खास तौर से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? इसमें आंसर होगा वेल, ये बी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। अब ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है? देखिए यहाँ पर एक जगह खाली छोड़ी है, पूरा करना है कि ईच इन द एबव सेंटेंस इज। ऊपर के सेंटेंस में ईच क्या है भाई? आप जाने ईच एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है? ईच एडवर्ब और प्रीपोजिशन हो नहीं सकता, एडजेक्टिव प्रोनाउन में से कोई एक चीज़ होगा। तो चलिए देखते हैं क्या काम कर रहा है ईच यहाँ पर भाई। देर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। एंड ईच हैज़ अ बुक इन हिज हैंड। देखिए यहाँ ईच के बाद क्या लगा है? हैज़ लगा है। और हैज़ क्या है? वर्ब है। तो ईच क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना,
ईच वर्ब है और सॉरी हैज़ वर्ब है और ईच सब्जेक्ट है। ईच सब्जेक्ट है तो क्या ईच के साथ कोई नाउन लगा है? तो दो चीज़ देखिएगा, केवल ईच लिखा हो और ईच के साथ नाउन लगा हो, दोनों में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर ईच के साथ नाउन लगा हो तो ईच क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। अगर ईच के बाद नाउन ना लगा हो, अकेले लगा हो, ईच ईच एलोन है, ईच अकेले है, इसके साथ कोई ना लगा हो, ठीक है, अकेले, तब इसे क्या कहते हैं हम? तब इसे कहते हैं प्रोनाउन, इंडेफिनिट क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बात क्लियर हो गई? एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है। ईच ईच अगर अकेले है, एलोन है, तो ये प्रोनाउन है। और ईच के साथ अगर नाउन लगा हुआ है तब ईच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। क्लियर हो गई बात? अब फिर से देखिए सेंटेंस, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, एंड ईच हैज़ अ बुक इन हिज हैंड, ये ईच अकेले लगा है, इस ईच के साथ कोई नाउन नहीं लगा हुआ है, देयरफॉर दिस ईच इज प्रोनाउन। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि द मैनेजर वाज शॉक्ड, ठीक, मैनेजर बड़े सदमे में आए, एट माई इग्नोरेंस इन दैट मैटर। चलिए हो गया। कह क्या रहे हैं इसमें? इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। ऊपर क्या सेंटेंस में, तो ये इग्नोरेंस का मतलब क्या हुआ? मेरा अज्ञान, वो मेरी अज्ञानता पर या मेरे अज्ञान पर शॉक्ड रह गए। चलो बेहोश तो नहीं हुए ना शॉक्ड रह गए मेरे अज्ञान पर। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान कॉमन नाउन है? कॉमन नाउन नहीं है ये। कॉमन नाउन तमाम एक ही जैसी तमाम चीज़ों के नाम को कहते हैं। ये अज्ञान, क्या आप छू सकते हैं अज्ञान को? पहले ये बताइए, अज्ञान जो होता है क्या उसको हाथ से छू सकते हैं? क्या आँख से देख सकते हैं, या कान से सुन सकते हैं, या नाक से सूंघ सकते हैं? कुछ ऐसा नहीं कर सकते। अज्ञान की कोई बॉडी नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है। अज्ञान क्या है? अज्ञान एक विचारधारा है, एक सोच है, एक मानसिक स्थिति का नाम है। तो ये क्या हो गई? ये अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या हुआ? दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, दैट विच डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। कोई वो चीज़ जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जो अमूर्त है, जिसको हाथ से छुआ नहीं जा सकता है, जो टेक्टाइल नहीं है, तो वो क्या होगा? वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो अज्ञान क्या है? इसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये एडवर्ब कब होता इग्नोरेंटली तब, और एडजेक्टिव कब होता? जब इग्नोरेंट होता, ठीक है। ये कब होता? चलिए देख लीजिए, इग्नोरेंट, टी लगा होगा। एडवर्ब क्या होगा? इग्नोरेंटली, टी में क्या लगा दें? एल वाई, एडजेक्टिव में हमने एल वाई लगा दिया। अब इग्नोरेंटली, अब ये एडवर्ब बना है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? नॉट एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन एडजेक्टिव नहीं हो सकता? इनडिफरेंस, कॉन्फिडेंट, टॉलरेबल, हारमोनियस, इसमें कौन एडजेक्टिव नहीं है? देखिए कॉन्फिडेंट, जब लास्ट में ANCE या ENCE ये होता है तो ये क्या होता है? नाउन होता है। और अगर लास्ट में ANT या ENT लिखा होता है तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एक शॉर्टकट बात हो गई। तो कॉन्फिडेंट के लास्ट में टी है, ENT है, तो ये तो एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर में पूछा है नॉट एन एडजेक्टिव। तो कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है। और किसी वर्ड में जब वर्ब में हम एबल लगाते हैं, एबल, तो एबल उसको एडजेक्टिव बनाता है, तो इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है। हारमोनियस, जब हम लोग नाउन में OUS जोड़ते हैं तब भी एडजेक्टिव बनता है, तो हारमोनियस भी एडजेक्टिव है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, और ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बचा आपका इंडिफरेंस। लास्ट देखिए, लास्ट में ENCE लगा हुआ है। इंडिफरेंस, टॉलरेंस, इंडिपेंडेंस, डिफरेंस, तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन? इंडिफरेंस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर यही जहाँ C लिखा है वहाँ पर T लिखा होता तो ये एडजेक्टिव होता।
ठीक है, ये हो गए 5 क्वेश्चन। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा, देखिए ये खाली जगह दिख रही है, तो खाली जगह हमें भरना है। आपको क्या भरना है, ये देखिए नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। यहाँ देखिए द लीडर डिड नॉट हेल्प द विलेजर्स, तो लीडर ने गांव वालों की कोई मदद नहीं की। ही हैड एश्योर्ड टू बिफोर इलेक्शन, जिन्हें उन्होंने इलेक्शन के बाद मदद करने का वादा किया था। तो वादा तो इलेक्शन के पहले किया था, मदद इलेक्शन के बाद में करते। तो वो गाँव वालों ने साथ भी दिया और जीत भी गए, लेकिन उन्होंने गाँव वालों की कोई मदद नहीं की। तो अब इसके लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो जो भी यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है वो किसके लिए, लीडर के लिए लगाना है, विलेजर्स के लिए। तो पहली बात तो हो गई कि वो विलेजर्स के लिए लगाना है। तो अगर विलेजर्स के लगाना है तो विलेजर इंसान है, तो पहली बात ये हुईच नहीं लगेगा इंसानों के लिए। अच्छा, हुज के बाद ही लगा हुआ है, ये ही क्या है, प्रोनाउन है, तो हुज भी नहीं लगेगा। हुज के बाद क्या लगता है, हुज के साथ हमेशा नाउन लगता है, जैसे हुज बुक, हुज फ्रेंड, हुज मदर, हुज फादर, ये सब कुछ लगा होता है। अब बचा हमारे पास हु और हुम। हु और हुम के लिए क्या करेंगे, ये हैड एश्योर्ड क्या है, वर्ब दी हुई है, और ये ही क्या है, ही अगर दिया है तो इसका मतलब वो हैड एश्योर्ड का सब्जेक्ट है। दैट मीन्स जगह खाली किसकी है, अभी तक जगह खाली है हमारे पास ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ हमें लगाना क्या है, ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर बात हो गई। अगर ही हैड एश्योर्ड का सब्जेक्ट है तो इसका मतलब हु नहीं लग सकता, भाई ये भी सब्जेक्ट हो और ये भी सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट लगेंगे नहीं। व्हिच इंसानों के लिए नहीं लगता, जानवरों के लिए या थिंग्स के लिए लगता है। हुज लगेगा नहीं क्योंकि हुज के साथ नाउन आना चाहिए। अब एक ऑप्शन हमारे पास बच रहा है कि यहाँ पर होम लगाएं। क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस, कौन इसमें सिंपल सेंटेंस है। जितने भी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये और ये, इनमें सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे। चलिए बताइए क्या होता है सिंपल सेंटेंस। थोड़ी जगह लेते हैं और हमें बताना है कुछ। ये रहा हमारा। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब बच्चा लोगों क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का एकदम सीधा सा मतलब समझ लीजिए, नो कंजंक्शन। ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें कोई कंजंक्शन ना लगा हो। ठीक है, एक बात, नो कंजंक्शन। और दूसरी क्या खास बात होगी, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में केवल सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगी और कोई कंजंक्शन लगा के जुड़ा हुआ सेंटेंस नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं। ये लिखा ऑन अकाउंट ऑफ हिज ऑनेस्टी, यहाँ कोई सेंटेंस नहीं जुड़ा है। ही वाज रिवार्डेड बाय हिज डिपार्टमेंट, इसमें कोई कंजंक्शन लगा है, देखिए पूरे में कहीं कोई कंजंक्शन लगा हो तो हमें बताइएगा। ऑन अकाउंट ऑफ हिज ऑनेस्टी कोई कंजंक्शन नहीं लगा है इसमें। ही वाज रिवार्डेड बाय हिज डिपार्टमेंट, यह कहीं भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है। और 2 सेंटेंस नहीं है इसमें, क्या है, केवल एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंस नहीं जुड़े हैं। ठीक है ना, तो ये सिंपल होगा। दूसरा क्यों नहीं होगा, द डिपार्टमेंट रिवार्डेड हिम, ये देखिए लगा कंजंक्शन, बिकॉज ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। अगर कंजंक्शन लगा के आप एक और एक 2 सेंटेंस आपस में जोड़े हैं तो ये क्या बन गया, बिकॉज लगा है तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये इस तरह के सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हो गए, सिंपल नहीं हो सकते। अब सी वाला देखिए, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, सो लगा हुआ है, सो द डिपार्टमेंट रिवार्डेड हिम, सो क्या है, सो कंजंक्शन है, तो ये कंपाउंड बनेगा लेकिन सिंपल नहीं हो सकता। तो बी और सी दोनों नहीं हो सकते क्योंकि ये किसी कंजंक्शन से 2 सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। इनमें केवल ए वाला है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा है और 2 सेंटेंस को एक में जोड़ा नहीं गया है, तो ए वाला हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस हो गया। हो गई बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इसको चेंज कर दीजिए किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट के लिए मतलब परफेक्ट टेंस क्या होगा, परफेक्ट हैज हैव होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, आपके सामने या तो हैज़ होगा सिंगुलर के साथ या फिर हैव होगा और सीधे से वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी जगह पर, विल डिस्कस की जगह पर, जो मेन वर्ब है आपकी विल डिस्कस की जगह हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए। इज दैट क्लियर। चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा,
विल के साथ डिस्कस लगा है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये विल भी लगा हुआ है, होगा नहीं, ये वर लगा है, होगा नहीं, डिस्कस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये भी गलत हुआ, होगा नहीं। तो अब क्या लिखा, हैव डिस्कस्ड, ये देखिए अब यही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपका आंसर क्या हुआ, डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इस बार आपने देखा होगा कि 1 से लेकर के 9, 10 तक सब क्या हैं, सारे के क्वेश्चन क्या हैं, सीधे ग्रामर से हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इस बार अब की बार पैसेज नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर होगी बात। हाँ, तो इस बार हमने इसमें पैसेज नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। तो एक आध बार जितने भी मान लो 10-20 सेट हम कराते हैं तो उसमें 2-4 ऐसे होंगे जिसमें पैसेज नहीं भी होगा। तो ये गारंटी नहीं है कि पैसेज आएगी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पैसेज पूछा जाएगा, पर 100% गारंटी नहीं है, इसलिए कभी कभी बीच में हम भी गायब करेंगे पैसेज को। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए खाली जगह दिया हुआ है तो मतलब कुछ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा द ट्रेन हैड लेफ्ट वे, ये होगा कि ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, और ये बिफोर आपका कंजंक्शन है, इसके बाद आपको टेंस में वर्ब लगानी है। फिर एक बार देखिएगा, ये लिखा हमने बिफोर, ज़रा आप लोग समझ जाइएगा यस बिफोर को। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, तो बिफोर के पहले और बिफोर के बाद क्या होगा, देखिए बिफोर के पहले क्या होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो बिफोर के बाद में क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये नियम होता है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट। तो बिफोर के पहले ये हैड लेफ्ट आ चुका है, ये बिफोर है आपका। ठीक, ये देखिए बिफोर के पहले हैड लेफ्ट आ चुका है, तो बिफोर के बाद क्या बचा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाने के लिए बची है। तो चलिए ढूंढ लीजिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगी है, ये लिखा है रीच्ड, यही आपका आंसर होगा। हैड दोनों में नहीं लग पाएगा, वाज लगेगा ही नहीं, वाज रीच्ड होगा नहीं, तो आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है कौन, रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है, तो यह आई के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आखिरी बचा है आज के डिस्कशन का, और 10वां क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, देखते हैं। लिखा है होलिस्टिक इवेल्युएशन ऑफ लर्नर, ये आपकी सीडीपी का क्वेश्चन हो गया, सीडीपी लिखिए, सीडीपी। हाँ, चाहे इंग्लिश की ले लो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की ले लो, होता तो वही है सब में। तो होलिस्टिक इवेल्युएशन ऑफ लर्नर, तो लर्नर का जो होलिस्टिक इवेल्युएशन होता है वो कैसा होता है, होलिस्टिक का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल इवेल्युएशन, आमूल चूल, पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा मतलब क्या हुआ, होलिस्टिक में आपकी जो एकेडमिक नॉलेज है वो भी दी जाएगी, मतलब आपकी मैथ कैसी है, आपकी केमिस्ट्री कैसी है, फिजिक्स कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, हिंदी कैसी है, अंग्रेजी कैसी, सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज। इसके साथ साथ क्या होता है, आपका बिहेवियर भी देखा जाता है, होलिस्टिक में बिहेवियर देखा जाता है, आपकी पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी देखी जाती है, टीचर के साथ आपका रवैया कैसा है, अपने क्लासमेट्स के साथ आपका रवैया कैसा है, मतलब एक तरह से आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। केवल पढ़ाई के नंबरों से ही मतलब नहीं होता, आपकी टीमिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें, आपकी ट्यूनिंग कैसी है, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड क्या है, टीचर्स को आप किस नजर, मतलब ये तमाम सारी चीज़ें आपको, मतलब पूरे के पूरे आप, ये होता है होलिस्टिक इवेल्युएशन। तो होलिस्टिक इवेल्युएशन में लर्नर क्या किया जाता है, लर्नर की होलिस्टिक इवेल्युएशन करनी हो तो यूनिट एंड इवेल्युएशन होगा, एक एक यूनिट का टेस्ट होगा, तो वो होलिस्टिक होगा, बिल्कुल नहीं होता। उसमें केवल पढ़ना लिखना है ही नहीं, टर्म एंड एग्जामिनेशन केवल पढ़ने से रिलेटेड नहीं है, उसमें पूरी पर्सनालिटी आती है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन और मंथ एंड, ये मंथ एंड वगैरह नहीं होगा, मंथ एंड, यूनिट टेस्ट और टर्म एंड ये सब नहीं होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है, आपका आंसर क्या होगा, सी। तो ये था सीडीपी का क्वेश्चन। ठीक है, इवेल्युएशन से रिलेटेड था। अगली बार भी एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन के बीच में तो हम रखेंगे ही इस चीज़ के। चलिए ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, मतलब हम आज 4 सेट कर चुके हैं, सॉरी 4 सेट कर चुके हैं, ये आपका 5वां सेट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब हम अगले सेट के साथ, नेक्स्ट सेट के साथ फिर मिलेंगे। जिन लोगों ने पीछे नहीं देखा है वो लोग देख लें, और जिन लोगों ने देखा है वो लोग अगले वाले सेट का इंतज़ार करें। फिर मिलेंगे जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।